आपने सही कहा। दरअसल इसमें मैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान देख रहा था, तो उनका कहना था कि हमारा देश तो चाहता है कि इस ईरान और यूएस वाले युद्ध से लेबनान को बिल्कुल साइड रखिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में इसे लेबनान को इसमें शामिल किया गया और अमेरिका ने इनको बोल रखा है कि आप तब तक अपनी सैनिक वहाँ से नहीं हटाएंगे लेबनान से जब तक कि हिजबुल्लाह के हथियार सारे वापस ले नहीं जाते, उसको डिज़ार्म जब तक कर नहीं दिया जाता, जो आसान दिखता नहीं है। तो इजराइल नहीं चाहे कि स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। एम्बेसडर दयाल जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। उसकी वजह यह है कि इजराइल तो इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करके ही रहेगा। हिजबुल्लाह को वो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट समझता है। लेकिन जो ईरानियन गवर्नमेंट है, खासतौर पे आईआरजीसी, वो बिल्कुल नहीं तैयार है कि ये समझौता हिजबुल्लाह को एक्सक्लूड करके, वो ये चाहता है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वो कायम रहें, उनको हटाया ना जाए, और अगर इस बात पे अमेरिका तैयार होता है तभी आगे बातचीत होगी, नहीं तो ये 60 डे टॉक्स कोई मतलब नहीं रखते। देखिए, नरेश जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि ईरान ये लीवरेज जो उसने हासिल की है वो नहीं छोड़ना चाहता। मैंने भी यही कहा था, ईरान को लगने लगा है कि अमेरिका की पोजीशन वीक है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा था कि वो 5 दिन में खत्म कर देंगे और ये होगा, ईरान तहस नहस हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। कोई रिजीम चेंज नहीं हुई, और जो उम्मीदें लगाई गई थी इस बात में वो बिल्कुल किसी तरह की मीनिंग नहीं रखती, क्योंकि जो प्रेजेंट रिजीम है वो इस लड़ाई से और तंदुरुस्त हो गई है, उसका कब्जा और ज्यादा हो गया है। और अगर कभी ये सोचा भी जा रहा था कि अमेरिका के दबाव से जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, और रजा शाह जो क्राउन प्रिंस जिनको कहा जाता है वो वापस आके वहां रूलर, ये सब कहाँ का बात रही। जो रिजीम है ईरान में वो बहुत स्ट्रांग साबित हुई, और अब बातचीत इस बात पे ही हो सकती है कि जैसा हम लोग सबने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या फ्यूचर है। ईरान जो है उसने जिस तरह का कंट्रोल बनाया हुआ है, ईरान समझता है कि वो कंट्रोल उसे वीकन नहीं होने देना चाहिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो टोल भी लगाने की बात करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें जो है इन रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है, लेकिन दुनिया का प्रेशर इस बात पर रहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहे, और ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है क्या ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। इसका खत्म होना इतना आसान नहीं है, इसमें बड़े कॉजेज हैं, बड़े रीजन हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि अब जिस तरह से पहले लड़ाई हुई वैसे ना हो, और ये 60 डेज टॉक्स का कुछ न कुछ नतीजा तो निकले। प्रमित मकोड़े जी, मुझे एक चीज समझाइए कि क्या कोई ऐसा विकल्प आपको दिख रहा है क्या कि ऐसी सूरत में जब इजराइल नहीं चाहे शांति करना तो अमेरिका की तरफ से इजराइल पे दबाव बने कि अब आप भी शांत हो जाइए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि जहाँ तक मेरी समझ है और बहुत लोग कहते भी हैं कि इजराइल के लोगों का अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस होता है। इजराइल के लोग अपनी बात वहाँ मनवा लेते हैं अमेरिकी गवर्नमेंट से, तो इजराइल पर दबाव बनाएगा अमेरिका, इसकी संभावना कितनी है, गुंजाइश कितनी है? देखिए, नाइदर इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका और ईरान कि ये सीज फायर कोलैप्स हो और वापस एक फुल स्केल वॉर हो, तो दोनों ही तरफ से प्रेशर तो रहेगा इजराइल के ऊपर भी कि भाई इजराइल का इंटरेस्ट तो रहेगा। इजराइल का इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि राइट नाउ देयर इज अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज आल्सो इन प्ले। देयर आर इलेक्शंस व्हिच आर ऑन द इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। इजराइल में इलेक्शन है, तो नेतन्याहू साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि अगर वो इफ ही शोज हिमसेल्फ एज अ वीक लीडर, पहले ही थोड़ी सी उनकी पॉपुलैरिटी डिप हुई है, और अगर वो वीक लीडर के रूप में अपने को प्रेजेंट करते हैं या ऐसा परसेप्शन भी आता है, तो ही विल हैव अ बिग लॉस इन द इलेक्शन। इसलिए वो अगले कुछ महीने तक तो किसी प्रकार से अपना वीक चेहरा
आगे नहीं आने देंगे। लेकिन अमेरिका, बीइंग अमेरिका विल नॉट, अगेन एज आई सेड, इट विल नॉट लेट इट कन्वर्ट इनटू फुल स्केल वॉर। एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन इजराइल करते रहेगा और अमेरिका उसको कंटेन करने की कोशिश करेगा और वहीं तक उसको सीमित रखेगा। अमेरिका डेफिनेटली हैज दैट इन्फ्लुएंस एंड लिवरेज टू डिसिप्लिन इजराइल। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सबसे बड़ी एक जो उसकी ताकत है इजराइल की, दैट द जूइश पीपल इन अमेरिका दे आर एक्सट्रीमली गुड एट लॉबिंग। वो जो एक पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं, जिसको जो फंडिंग की जाती है लोकल पॉलिटिशियंस को, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को, वो जबरदस्त रूप की जाती है। जस्ट मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, मैं भी यहाँ पर इंडियन और हिंदू समुदाय की पॉलिटिकल लॉबिंग में कभी इन्वॉल्व रहता हूं, तो हम जितना पैसा इकट्ठा करते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उससे एटलीस्ट 50 टाइम्स टू 100 टाइम्स ज्यादा, नॉट ट्वाइस और नॉट थ्राइस, 50 गुना से 100 गुना ज्यादा इजराइल समुदाय पैसा इकट्ठा करता है। 50 से 100 गुना ज्यादा, इसलिए उनका एक इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। एंड आपके माध्यम से मैं अपने इंडियन डायस्पोरा को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जैसे वो मंदिरों के लिए या दूसरे कामों के लिए, धार्मिक कामों के लिए अमेरिका में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जिस तरह से डोनेशन देते हैं, दे शुड आल्सो वर्क हार्ड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लॉबिंग। बिकॉज एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इजराइल की जो आज स्ट्रेंथ है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज बिकॉज द इजरायली डायस्पोरा इन अमेरिका इज एक्सट्रीमली गुड एट लॉबिंग एंड फंड रेजिंग एंड फंडिंग दिस पॉलिटिशियंस। एक सवाल और मैं आपसे पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो अमेरिका बोले कि ठीक है जी, आप लोग आपस में निपट लो, मैं अब इस पूरे वॉर से हाथ बाहर खींचता हूं, क्योंकि घरेलू दबाव काफी ज्यादा है ट्रंप के ऊपर? इस तरह से देखिए, जस्ट निकल जाना वॉर से, दैट इज नॉट इजी, इट इज इजियर सेड देन डन। तो उस तरह की संभावना तो बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन जरूर दबाव जरूर है। तो फुल स्केल वॉर ना हो, इसका पूर्ण प्रयास रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुला रखने दिया जाएगा। बिकॉज इट इज नॉट ओनली दी ईरान एंड अमेरिका इज इंटरेस्टेड, द होल वर्ल्ड इज पुटिंग प्रेशर ऑन बोथ दीज कंट्रीज कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर किसी प्रकार का ब्लॉकेड न खड़ा हो। तो वो जो आप अभी संभावना कह रहे हैं कि फुल स्केल, कुछ पैनलिस्ट ने कहा, गो अहेड, या आप कुछ कह रहे थे? जी कमर आगा साहब, हाँ कमर आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना कारगर होता है, इसको ईरान ने पहली बार आजमा कर देख लिया है। तो समय समय पे ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, लेकिन अपनी बात मनवाता रहेगा। देखिए, ये संभव नहीं है कि हमेशा अपनी बात वो मनवाते रहें। कोई भी ये पॉसिबल नहीं है। वो चाहते ये हैं कि उनका राइट, उनका दबदबा उसके ऊपर बना रहे। वो एक चाहते हैं पहले कि उसके ऊपर रिकग्निशन उनको मिल जाए। अमेरिकन ने MOU में तो ऑलमोस्ट दे ही दिया है उनको राइट कि आप 60 डेज तक न तो कोई फीस लेंगे या टोल लेंगे किसी किस्म का, तो उनको एक तरह से तो मिल गया है राइट। लेकिन ये कि ईरान के अकेले का मसला नहीं है, ओमान भी ये क्या चाहता है कि ईरानियन बेस, ईरान और ओमान का मिल के मैनेजमेंट होगा, जिसकी ईरान ने काफ़ी दिनों से बात की। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओमान को थ्रेट किया कि वो बर्बाद कर देंगे ओमान को, वो बड़ी बड़ी बातें की इतनी जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फोर्स का भी उन्हीं ने थ्रेट दिया साथ में। तो ये है, ये अब मुझे नहीं लगता कि ईरान छोड़ेगा इस पे, और वो शायद ये होगा एंड में कि वो सर्विस चार्ज के नाम पे थोड़ा बहुत पैसा मांगे या ना मांगे, ये हो सकता है संभव। और इसको छोड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। एक उनको यही सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है, और इससे पहले भी पुर्तगालीज़ के पास जब ये था तो वो टोल लेते थे पैसा, एक एग्जाम्पल है उसका। दूसरी बात यह है कि इजराइल से उनको ख़तरा ज़्यादा इस वक्त लगता है, और हिजबुल्ला, हमास, हूती, इनको जो सपोर्ट ईरान की है वो बंद नहीं होगी किसी भी सूरत पे ईरान। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये आसान होता है किसी भी बड़ी पावर का ऑक्युपाई करना ज़मीन को, लेकिन उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हीं ने साउथ लेबनान पे अपना कब्जा तो कर लिया है, मगर उसको होल्ड कर पाएंगे? इससे पहले भी कर चुके हैं। हिजबुल्ला का जन्म ही इसलिए हुआ था कि इससे पहले जो वहाँ पे अमल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इजराइलियों से लड़ रही थी, जब अमल नाम की ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई तो 80s में हिजबुल्ला आई,
और हिजबुल्लाह रेवोल्यूशन के बाद आई, लेकिन अमल उससे पहले थी इस्लामिक रेवोल्यूशन के। इन्हीं ने इस्लामिक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, ईरान ने भी इनको सपोर्ट दी और इन्हीं ने वहाँ से इजरायलियों को बाहर निकाला। उसके बाद दोबारा 2006 में शायद फिर इन्हीं ने कोशिश की, नाकामयाब रहे, लेकिन अब ये दोबारा से कामयाब हो गए हैं। तो ऑक्यूपेशन तो आसान होता है, हमास को अभी तक नहीं ख़त्म कर पाए। फिर उसके अलावा ये है कि सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स लिए हुए हैं। अभी कल या परसों की बात है कि वहाँ पे भी इनकी एक झड़प हुई मिलिटेंट्स के साथ, वहाँ पे भी एक पावरफुल मूवमेंट इमर्ज होता हुआ दिख रहा है इनके ऑक्यूपेशन के खिलाफ। हालांकि गवर्नमेंट जो है उसके अच्छे संबंध हैं सीरिया में उनके इजराइल के साथ। तो ये उन्हीं ने बना तो लिया है, ये पूरा ताना बाना, ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेटर इजराइल का जो सपना है अब इस समय वो पूरा कर पाएंगे। दूसरे ये भी है कि सभी मलेशिया अगर वॉर होगी तो बड़ी भयानक वॉर होगी, रीजनल वॉर होगी, इसलिए डर लगता है। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर रीजनल वॉर, इसी वजह से शायद रीजनल वॉर ना हो, क्योंकि अगर वॉर होगी तो फिर हूती, हिजबुल्लाह सब ज्वाइन करेंगे और डर इस बात का है कि न्यूक्लियर हो या क्या होगा, उसका हशर बहुत बुरा होगा। अब हम लोग को थोड़े दिन और देखना चाहिए। अमेरिका, मैं बार बार ये एक सवाल और मैं आपसे अमेरिका की इकोनॉमी परमिट नहीं करती कि एक बड़ी वॉर दोबारा से वो इंगेज करे। उनका अपना एजेंडा है, मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनकी जनता भी चाहती है। अमेरिका के अंदर काफ़ी प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और प्रेसिडेंट ट्रंप स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई युद्ध हो, उन्हीं ने प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे हुए कहा जाता है जिसकी वजह से उन्हीं ने ज्वाइन किया, इजराइल का प्रेशर या जो भी था। लेकिन ये है कि पूरी कोशिश अमेरिका की होगी कि कोई बड़ा युद्ध न होने पाए, लेकिन इजराइल क्या अमेरिका की सुनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक आने वाला समय बताएगा। इस पर नरेश कौशिक साहब आपकी राय मैं लूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं पूछ लूं कमर आगा साहब से कि अभी जो इमीडिएट बातचीत की बात हो रही थी दोहा में, तो वहाँ पे ट्रंप जब कहते हैं कि ईरान के रिक्वेस्ट पे हमने बातचीत की शुरुआत की है, ट्रंप वहाँ पे दोहा में बातचीत होगी, लेकिन ईरान की तरफ से इनकार हो जाता है, बोलता है कि नहीं जी हमने कोई बातचीत नहीं करनी है, हमें तो कतर के जो अधिकारी उनके साथ बातचीत होगी, बातचीत भी होगी इस बात पर कि हमारे जो फ्रीज किए गए एसेट हैं उसको आपको वापस देना है। आखिर ईरान इतना रिजिड क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बातचीत, जो 60 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें उस शांति समझौतों को स्थायी रूप देने के लिए बातचीत करना चाहता है इतना जल्दी, कि और बार्गेन करना चाहता है? नहीं, देखिए, ये मेरा ख्याल ये उनकी प्रेशर टैक्टिक्स है। वो ये चाहते हैं कि आपने एमओयू में साइन किया था कि इनको फ्रोजन एसेट जो इनके पैसे वहाँ पे हैं अरब देशों में और अमेरिका के अंदर, वो आप उसको देंगे धीरे धीरे। उनको बहुत ज़रूरत है रीडेवलपमेंट की, रिकन्स्ट्रक्शन की। वो अमेरिका ने अब नई कंडीशंस लगा दी कि हम नहीं देंगे आपको जो पैसा है अमेरिका में, जो फ्रोज़न एसेट है वहीं पे आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और एक लिस्ट शाया की है कि क्या क्या सामान आप ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। उसको देखते हुए उन्हीं ने ये टॉक्स को रोका, लेकिन टेक्निकल टीम को अपने को भेजा है जो वहाँ पे बातचीत में पार्टिसिपेट करेगी लोअर लेवल के ऊपर, वो दोहा के अंदर है। ये गिव एंड टेक, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी दोनों की तरफ से। ईरान ये शो करना चाहता है कि भाई वो ठीक है, वो कोई जल्दी में नहीं है, कोई वो उसके साथ वहाँ की जनता है और वो चाहता है कि उसके मसले उनके टाइम पे हल हो जाए। अब कितना कंप्रोमाइज़ होगा, क्या होगा, पहले टेक्निकल कमेटी से तय होगा, फिर उसके बाद सीनियर लेवल पे चला जाएगा। अच्छी बात यह है कि दोनों कमिटेड हैं पीस टॉक्स के ऊपर। ठीक है, वो दोहा नहीं गए, लेकिन इनडायरेक्ट बातचीत अमेरिकन के साथ कतर के माध्यम से, पाकिस्तान तो फेल हो गया बातचीत करने में, इसीलिए अब कतर जो है उसमें इन्वॉल्व हुआ है। कतर के माध्यम से बातचीत जारी है, कहीं उसमें कोई रुकावट है नहीं। प्रपोजल जा रहे हैं उनके यहाँ पे, वापस आ रहे हैं, और इस तरीके से मसला आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। जी